ये तुम्हारे स्कूल वाले को क्लैरिटी तो देखी है, इस दिन को ये रखना है, उस दिन को ये रखना है, वीक बता दिया, वीक डे वाइज पता होना चाहिए। मुझे मैं आपको जब कहूँगा नेक्स्ट तभी करना, मेरे को देखते रहना, जब मैं मेरे इशारे में सुनते रहना, देखते रहना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, चलो अब रिफ्लेक्शन की दुनिया से तो बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन की दुनिया से बाहर निकल जाओ। रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत याद होगा, पूरा भी याद होगा, जहां जहां मैं सुना वो अभी अपन सही सब क्लियर कर देंगे। ध्यान से सुनना, जहां डाउट हो पूछ लेना, 2-3 बार पूछ लेना, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए। रिफ्रैक्शन नेक्स्ट हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस पर्टिकुलर रिवीजन में? फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन केसेस ऑन सेम, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंसेज में कैसे होता है, फिर सेंट्रल प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है दोनों में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, रूल्स क्या होते हैं इमेजेस बनाने के, उसके बाद कैसी इमेजेस का नेचर, पोजीशन और साइज होती है कॉन्वेक्स में, यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स में, साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं लेंसेज में जब हमें फॉर्मूलेस लगाने पड़ते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके बाद कॉन्केव में भी वही रूल्स क्या होते हैं, इमेजेस कैसे बनती हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स को पहचानेंगे कैसे, और उसके बाद यूजेस कॉन्केव एंड देन पावर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिकॉर्डिंग सही आ रही है? यस सर। रिफ्रैक्शन होता क्या है बताइए? चेंज इन पाथ। आप बताइए। लाइट की स्पीड में चेंज, लाइट की स्पीड में चेंज होना, और उससे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है और इस पर लाइट पड़ रही है। अब ध्यान से होना, लाइट कैसे पड़ रही है? किसी एंगल पे पड़ रही है, सीधी नहीं पड़ रही, किसी एंगल पे पड़ रही है, और उसके बाद जैसे ही पड़ती है तो अपना डायरेक्शन ग्लास स्लैब के अंदर चेंज कर लेती है, और जैसे ही बाहर निकलती है उसी डायरेक्शन से बाहर निकल जाती है। तो चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एयर से ग्लास में गई, स्पीड चेंज हुई, जिससे डायरेक्शन चेंज हुआ, जिससे लाइट बेंड हो गई, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। कोई डाउट है? चलिए, तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज नथिंग बट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली, किसी एंगल पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए रिफ्रैक्शन होता क्या है? अभी हम बात कर रहे थे क्यों होता है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? जब लाइट की स्पीड चेंज होता है उससे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होता है। उससे क्या होता है? नहीं, डायरेक्शन बाद में चेंज होता है। लाइट की स्पीड चेंज हुई, स्पीड चेंज होने से क्या होगा? स्पीड चेंज होती तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कहां बात कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी की वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड चेंज हुई तो स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज व्हाट? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एयर में स्पीड लाइट की ज्यादा है और ग्लास में कम हुई है, जिसकी वजह से लाइट उतने ही टाइम में एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ग्लास में कम करेगी, तो यहां बढ़ रही है और यहां स्लो हो गई, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बेंड हो जाएगी। तो क्या हो जाता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वन पार्टिकल एयर is slightly larger than the distance covered by another particle in glass. Hence, light changes its direction at the point of incidence. ये होता है जिसकी वजह से वो बेंड होती है, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकली, यहाँ लाइट धीरे चल रही है, यहाँ लाइट फास्ट चल रही है, तो वापस उसी एंगल पे फिर से बेंड हो गई। देखिए, cause of reflection क्या है? It is nothing but change in the speed of light on going from one medium to another. Greater the difference in the speed of light, greater the reflection. इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा डिफरेंस दो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का होगा, उतना ही ज्यादा वो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब कि बेंड करेगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो तो पता चलेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम पर
जा रही है। कोई डाउट है? पक्का? और इस वजह से क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन होता है। कहां होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट वेव हमेशा 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 हवा में ज्यादा तेज भागती है और बाकी जगह पर धीरे चलती है। अब बात करते हैं कि इसी चीज से निकल के आया कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। आप बताइए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब क्या है? ऑप्टिकली रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहती है, ऑप्टिकली डेंसर में कम रहती है। बिल्कुल सही। तो ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या है? Optical rarer medium is a medium where speed of light is more, and optically denser medium is something but where speed of light is less. Next, again इन दोनों मीडियम्स के बीच में जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है? जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर होती है तो अवे फ्रॉम द वही होता है। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन हो जाती है, और जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन के केसेस देखते हैं। एक केस है जब लाइट हवा से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वापस हवा में बाहर आ रही है। क्या होता है? देखो हुआ क्या है, ध्यान से देखना। ये हवा और ये है ग्लास। हवा से ग्लास में गई तो क्या हुआ? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैक हो गई, और जैसे ही हवा से ग्लास से बाहर निकली तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। और ये डायरेक्शन सेम है, तो इंसिडेंट रे और रिवर्जेंट रे का एंगल सेम है, और चेंज हुआ है तो ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ठीक है ना? ये केस है। दूसरा केस क्या है? अगर लाइट सीधी पड़ रही है किसी ग्लास लेंस पर, सीधी परपेंडिकुलर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सेम डायरेक्शन। कैसे होगा? सीधी निकल जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें एक जो स्टिक है अगर पानी में डाल दे तो टेढ़ी दिखती है, ये तो पता है, देखा है डाल के। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई भी पानी में डाला हुआ ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है, जैसे बाल्टी में डाला हुआ मग्गा हमें थोड़ा सा ऊपर इमर्ज दिखता है, और कोई भी पूल है, कोई भी पॉइंट है, उसकी जो डेप्थ है वो हम एग्जैक्टली थोड़ी सी कम दिखती है कंपेयर टू द ओरिजिनल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसका रीजन रिफ्लेक्शन के टर्म में बताना है, वो डायग्राम बना के बताऊंगी। डेप्थ लाइटिंग रिफ्रैक्टिंग, लाइटिंग रिफ्रैक्टिंग कैसे बताओगे इसमें? जैसे कि आंख है, ये आंख है, इस आंख से देख रहे हो, अब ये पॉइंट है, मतलब कि ये पानी है और ये एयर है। एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर में क्या होगा? कोई भी लाइट अगर आई है तो क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, मतलब हल्की सी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होके आ जाएगी। और अगर ये वाली सॉरी इधर से, अगर ये आंख से इधर से गई मान ली कोई चीज देख रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो जो भी डेप्थ है वो हल्की सी कम हो जाएगी कंपेयर टू ओरिजिनल। ये डायग्राम के थ्रू आपको बताना है। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या होता है बताइए? So the normal, emergent ray, and incident ray all lie in the same place. और the incident ray and the refracted ray are parallel. ये लॉ है, भूल गए, पढ़ के नहीं आए? So the angle at which the light is incident at same angle, sir, it is emergent. मन से मत बोलो संकेत। लॉ क्या है? किस लॉ की वजह से रिफ्लेक्शन होता है? दो लॉज है, पता है?
रिफ्रैक्शन है। चलिए बताइए, पहला लॉ ये कहता है, नेक्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। आपने गलत बोला था, इमर्जेंट रे का कोई मतलब नहीं है। आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन से मतलब कि देख रहे हो इंसिडेंट रे, देख रहे हो रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता है क्या होता है, उस पर बनने वाली जो नॉर्मल है तीनों ही सेम प्लेन में होना चाहिए। दूसरा लॉ क्या है, सब भूल गए। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है, रेशियो जो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो एंगल जो कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे बना रही है। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, वो एंगल जो कि नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे बना रही है। इन दोनों का रेशियो साइन का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे कि एयर और ग्लास के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ग्लास और पानी के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको डिनोट किया जाता है n से, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। बेसिकली इसका ये सिंबल होता है, पर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। भूल गए, कंफ्यूज हो गए, इसमें क्या कंफ्यूजन है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कंफ्यूज हो गए। तो ये बताया था आपने कि जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे जो पैरेलल रहती है, नहीं इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे पैरेलल लॉ अलग है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया क्या है, कोई डाउट तो नहीं। रिलेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हां अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, sorry, speed of light in vacuum upon speed of light in air. the refractive index equal to speed of light in air upon speed of light in any medium. ये हो गया कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है। अब और भी डेफिनेशन है, बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं क्या होता है, लिख लो अगर भूल जाओ। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है, ध्यान से सुनो यहां पर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो मीडियम कोई सा भी हो सकता है। उस केस में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लिख लो, देखो कंफ्यूज मत होना। रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव रिलेशन, और रिलेशन किन दोनों के बीच में, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। जैसे कि समझो इसको, ये मान लो ये पानी है, ये क्या है, पानी है, और ये ग्लास है। कोई भी लाइट पानी से ग्लास में आएगी, ठीक है। पानी हो गया रेयर मीडियम, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। तो मीडियम 1 क्या कहलाएगा, पानी, और मीडियम 2 क्या कहलाएगा, ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि किस में है, पानी में है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट किसमें, जो कि ग्लास में है, उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे डिनोट किया जाता है इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन पानी अपनी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जब कोई भी चीज, ध्यान से सुनो, कोई भी चीज कोई भी मीडियम में जा रही हो, पर जहां से आ रही हो वो वैक्यूम होना चाहिए, जहां से आ रही हो वो वैक्यूम होना चाहिए। तो पानी की जगह का यहां वैक्यूम हो जाए तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सिर्फ ग्लास हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी भी मीडियम में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लेना पड़ेगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लेते हैं 3 × 10⁻⁸ जो एयर में है वही। अरे कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। अब तीसरी चीज जो प्राची ने बताई थी उसको बोलते हैं
अब देखिए ध्यान से सुनो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी थी, तो अगर मान लो पानी से ग्लास में गया तो पानी अपॉन ग्लास आया, है ना, स्पीड। अगर ग्लास से पानी में गया होता तो ग्लास अपॉन पानी आता, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। इसलिए वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल होता है टू रिस्पेक्ट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन के। ये बात समझ में आई? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लेंसेज पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है? कितने प्रकार के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं? टू। कौन कौन से? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ये ऊपर वाला है कौन सा है? कॉन्वेक्स। और नीचे वाला कौन सा है? कॉन्केव। ऊपर वाला कैसा है? कन्वर्जिंग। नीचे वाला कैसा है? मिरर से जस्ट उल्टा। यस सर। वहां कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है, पर यहां कॉन्केव लेंस, यहां कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। वहां कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, यहां कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है। ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? कोई भी ऐसा लेंस, अगर कभी कंफ्यूजन भी हो ना कि कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव, तो उसकी ये है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बीच में से मोटा होता है और साइड में से पतला होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बीच में से मोटा होता है और साइड में से पतला होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है? और कॉन्केव लेंस बीच में से पतला होता है और साइड में से मोटा होता है, ठीक है? अब ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस लेंस का क्या होता है, इसे आप जानते हैं? एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? ये पैरेलल रेज आ रही है, फोकस पे मिल रही है, कन्वर्जिंग लेंस है ये, इसलिए कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट मीट कर रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? द सेंटर ऑफ द लेंस। इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। मतलब कि ध्यान से सुनो, कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर? अगर ये लेंस है, इस दोनों पॉइंट को जोड़ दो और इसकी दोनों पॉइंट को जोड़ दो, जो सेंटर आएगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? डिफाइन इट इन इंग्लिश। द रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल। प्रिंसिपल एक्सिस का रे ऑफ लाइट होता है। Sir, principal sir, it is the imaginary line that passes through the optical center and we set focus ना focal। ये देख क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, एक ऐसी लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, पर एक और चीज है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से तो बहुत सारी लाइनें पास हो रही है, क्या सब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया? परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर? optical center. ऑप्टिकल सेंटर से कोई चीज परपेंडिकुलर हो सकती है, पॉइंट से कोई चीज परपेंडिकुलर हो सकती है। इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटर सरफेस, दोनों आउटर सरफेस के परपेंडिकुलर हो जो लाइन और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए क्या है? इट इज नथिंग बट a line passing through optical center perpendicular to both faces of the lens। देख लो, कंफ्यूज मत हो, प्रिंसिपल एक्सिस हर वो लाइन नहीं है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रही है, वो एक ऐसी लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास तो हो रही है पर परपेंडिकुलर भी है। किससे? दोनों फेसेस ऑफ लेंस के। मतलब कि एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? गलती नहीं करोगे। अब बताओ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे? दो फोकस होते हैं लेंस में, है ना? तो प्रिंसिपल फोकस वही होता है जो रियल होता है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? Sir, it is sir behind the mirror. Sanket, you are not working hard at all and you're giving me very bad answers. The point The point at which the light rays आप वर्क हार्ड करना शुरू कर दीजिए, तो दिक्कत हो जाएगी आपकी, बता रहा हूँ। the point at which the light rays are
converging, कौन सी लाइट रेज which are parallel which are parallel to principal axis converges with the point is known as the principal focus. The point at which all the rays parallel to principal axis converges and meet at a point. इसको principal focus. इसमें क्या घबराना क्या है? Confused क्यों हो रहे हैं? Behind the mirror ये सब देखोगे क्या focus नहीं? Before definition, point to a principal axis to which light rays parallel to principal axis converge after passing through the lens. मत करना खराब अपने पेपर को, रिवाइज कर लेना अच्छे से, बहुत सिंपल है, इससे आसान कोई चीज मैंने जीवन में नहीं देखी। तो गलत तो नहीं कहा इसने कुछ गलत तो नहीं कहा। सारी रेज जो कि पैरेलल थी, लेंस से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। देख लिया? चलिए अब आते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? व्हाट इज फोकल लेंथ? Focal length is the distance between the principal focus and the center optical center. बिल्कुल सर। फोकल लेंथ इज नथिंग बट the distance between the optical center and the principal focus of a lens. भाई सब चाय बोल दीजिए, बोल आइए। Optical center is center point of lens. Principal axis is a line passing through the optical center and perpendicular to the surface of the lens. Principal focus is nothing but all the parallel lines meeting after converging, and focal length is distance between the principal focus and the optical center. Next. प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस की बात करेंगे हम, ठीक है? कॉनकेव लेंस देख लेते हैं कैसा दिखता है, ठीक है? अब इसका खासियत क्या है? प्रिंसिपल फोकस जो है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है, पीछे बन रहा है क्योंकि मिरर के, और यहां सारी रेज कैसी हो रही है? डाइवर्ज हो रही है और अपीयर हो रही है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है? पॉइंट पढ़िए, कहां से पढ़िए, क्या लिखा है? Point on its principal axis from which light rays parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens. बिल्कुल सही बात है। जितनी भी लाइट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस लेंस से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर दिख रही है कि मीट कर रही है, होनी नहीं क्योंकि वो तो सब अपने अपने रास्ते पे चल रही है, पर दिख रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि ये सारी पैरेलल रेज को डाइवर्जेंस स्कैटर कर देता है अपनी अपनी डायरेक्शन में। रूल्स फॉर और उस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। अब इमेजेस बनानी है हमें कॉन्वेक्स लेंस से, ज्यादा तो नहीं हो रहा, फास्ट तो नहीं भाग रहे हैं। अब हमें क्या बनानी है? इमेजेस बनानी है। जैसे कि हमने मिरर में इमेजेस बनाई थी तो कुछ रूल्स देखते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस में कुछ रूल्स हैं। तो क्या रूल्स है वो हम एक वन बाय वन बनाएंगे। आपको कुछ रूल्स पता है? नहीं बनाना ना भी कर रहे हो तो बनाइए। आप घर में जाकर बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, ऐसा मुझे लग रहा है, और अगर ऐसा करना तो बड़ी दिक्कत है। चलिए पहले रूल पे आते हैं। पहला रूल ये कहता है, समझ पढ़िए। A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens passes Concave through convex lens मुंह धो के आना है आपको, passes through its focus after refraction from the lens. इसका मतलब क्या है? सर जब कोई लाइट रे सर जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हाँ सर वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस कर देती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई भी लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? और जितनी भी सारी लाइट रेज है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है,
फोकस पर मिलेगी, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है? कोई भी एक लाइट रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रही है, जैसे कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है, तो वो सीधी की सीधी चली जाएगी। मतलब कि क्या, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है और अगर लाइट यहां से आई है तो आगे इधर जाएगी, आगे इधर जाएगी। तीसरी चीज, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होकर निकली है तो वो लाइट पैरेलल हो जाएगी। कैसे 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 होगा ये? इसका फोकस क्या है? इसका फोकस ये है, अब कोई भी लाइट रे इसके फोकस से पास होकर निकली तो वापस पैरेलल हो जाएगी, वापस पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इन तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमने वैसे ही किया जैसे कि मिरर में किया था। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखा और देखा कि उसकी इमेज कहां बनेगी, उसका नेचर क्या होगा और उसकी साइज क्या होगी। तो टेबल है जो आपको बनानी है। नेक्स्ट, ये है आपका कॉन्केव लेंस और ये है वो सारी पोजीशन जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, पोजीशन, साइज और नेचर, ये बना लीजिए। तो जब हम फोकस, एक बार सुन लीजिए फिर बना लीजिए। देखिए, जब हम फोकस और लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जो इमेज है वो किस साइज की बनती है? बड़ी इमेज बनती है सेम साइज की। सॉरी, इमेज की साइज होती है वो एनलार्ज होती है और किस साइड में बनती है? ऑब्जेक्ट की ही साइड में बनती है। मतलब कि इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। ठीक है, और लेफ्ट, बात समझ में आई? दूसरा क्या है, फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा? इन्फिनिटी रहेगी और बहुत बड़ी रहेगी। और इमेज कैसी होती है? रियल इम्पोर्टेंट। अगर फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर उधर रख दिया तो क्या होगा? 2f की और आगे बढ़ेगी, 2f के और आगे बढ़ेगी और बड़ी बनेगी और रियल है इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। अगर 2f की और आगे रख दी, पहले तो 2f पे रख दिया तो क्या होगा? 2f पे बनेगी और सेम साइज से बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। अगर 2f की और आगे रख दिया तो क्या होगा? इस साइड आ जाएगी, f और 2f की बनेगी और छोटी बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। इंफिनिटी पे रख दिया तो फोकस बनेगी, बहुत छोटी बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। कोई डाउट? कोई भी डाउट है? देखिए, मतलब बाउंड्री क्या है? अगर तुम लोग इसको शॉर्टकट अपना हो तो ध्यान से देखो, 2f तक अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख रहे हो तो जो इमेज है वो बड़ी बन रही है। 2f के आगे जैसे ही ले जा रहे हो तो इमेज जो है वो छोटी बन रही है और 2f पर इमेज सेम साइज है। ये एक ट्रिक है कॉन्वेक्स लेंस। आज 7 बजे तक करने क्लास, कोई कल पेपर तो नहीं है कोई साथ होगा? मजा आ रहा है आप लोगों को? बाहर तो नहीं जा रही चीजें, आराम से देखिए। मिरर और लेंस के अंतर समझ में आ रहा है। लेंस ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस है। 3 रूल्स को फॉलो कर रहा है। एक पैरेलल फोकस में मिला रहा है, ऑप्टिकल सेंटर सीधा चला जा रहा है और फोकस पैरेलल हो जा रहा है। तो तीनों रूलों में ऑब्जेक्ट को इन जगहों पर रख दिया और देखा कि इमेज ऐसी ऐसी जगह पे छोटी बड़ी बन रही है, कहां बन रही है और नेचर क्या बना रही है। ठीक है, बनाओ तो बनता है, नहीं बनाएंगे अपन एक एक करके जो बनाएंगे। ठीक है, चलिए यूजेस क्या है कॉन्वेक्स लेंस का जानते हैं? यूजेस
चीजों को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एक पॉइंट पर फोकस करवाता है। और कई जगह वो छोटी इमेज बनाता है, जब बहुत दूर की चीज होती है तो उसको छोटा कर देता है। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर हो उसका तो वो चीज को छोटा कर देता है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास हो तो उसको बड़ा कर देता है। तो अगर वो चीज कोई ऐसी है जो दूर की चीज किसी को नहीं देख पा रही है तो उसको क्या कर देगा, हाइपरमेट्रोपी है। हाँ Correction. हाँ आएगा ये यूज, चलिए यूज देखिए। It is used in spectacles to correct the defect of vision called as hypermetropy. जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता है उनकी बीमारी को हटाने के लिए चश्मों में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, क्योंकि वो दूर वाली चीज को क्या कर देता है, पास कर देता है, बड़ा कर देता है, एनलार्ज कर देता है। बहुत दूर चीज है, इन्फिनिटी पे चीज रखी थी तो फोकस में ले आया और हाईली एनलार्ज कर दिया, है ना। मेकिंग अ सिंपल कैमरा में कहाँ यूज होगा, कैमरा जूम, ज्योतिष लोग जिन चीजों से आपके हाथ की रेखाएं देखते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस है। वॉच मेकर्स जो ग्लास का इस्तेमाल करके आपकी घड़ी में कुछ भी रिपेयरिंग करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस है। माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये जो प्रोजेक्टर चल रहा है ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। प्रोजेक्शन क्यों कन्वर्ज करता है फोकस, और तुम्हें पता है स्क्रीन पे कोई चीज बन रही है तो फोकस पे वो पॉइंट मिल रहा होगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस लगाना है तो मिरर लगाना पड़ेगा चीज को देखने के लिए, आप समझ लो ना। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन मतलब कि वो जो हमने मिरर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन में देखा था वही यहाँ भी साइन कन्वेंशन है। क्या क्या साइन कन्वेंशन हो सकते हैं, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। देखिए सबसे पहले सारे डिस्टेंसेस, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कहां से लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा वही टूल जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में मेजर होने वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मतलब कि वर्चुअल इमेज वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और रियल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन as that of preceding line is taken as negative। वही बात प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट नेगेटिव। नेक्स्ट ये तो हो गया साइन कन्वेंशन। आप अपना मोबाइल में तो वाइब्रेशन ऑफ कीजिए या स्विच ऑफ कीजिए। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेंस फॉर्मूला जानते हो, जैसे मिरर फॉर्मूला था वो किस चीज के लिए काम में आ रहा था, मिरर बनाने के काम में आ रहा था। उसमें रिलेशन किसके बीच में था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इधर भी वही होगा। और मैग्नीफिकेशन क्या था, कितना बड़ा रेंज ऑफ कन्वर्जेंस है या रेंज ऑफ डाइवर्जेंस है, तो इधर भी ये होगा रेंज ऑफ और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच का रिलेशन होगा। ये कैसे लेंस फॉर्मूला, पहले बताओ लेंस फॉर्मूला होता क्या है, इट इज रिलेशन बिटवीन ये इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल। क्या है फॉर्मूला ये, हां ठीक है जी। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, क्या होता है मैग्नीफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया, पर मतलब क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइड से जो डिफरेंट हाइट में आएगा उससे क्या मतलब होगा, तो ये मानते हैं लेंस की पावर। हाँ उससे क्या मतलब होगा, तो ये मानते हैं लेंस, मतलब लेंस कितना जूम, मतलब कितना हाँ बड़ा करेगा, बिल्कुल सही बात है। उसका मतलब क्या होगा, लेंस की कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं, पावर। लेंस ने कितना कन्वर्ज किया, कॉन्वेक्स लेंस ने कितना कन्वर्ज किया और कॉन्केव लेंस ने कितना डाइवर्ज किया। Magnification is nothing but ratio of height of image to the height of object and ratio of image distance to the object distance from the lens। उसको कैसे लिखेंगे, m is equals to h2 upon h1 और b upon b। ये नेगेटिव नहीं आता, ठीक है, नेगेटिव नहीं आता। नेक्स्ट रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस। आप कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है।
बीच में से पतला और साइड से मोटा। नेक्स्ट, पहला रूल क्या है, पढ़िए समझिए। The ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens. ऐसी कोई भी लाइट जो कि, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी लाइट जो कि फोकस से अगर निकल रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी कॉन्केव लेंस में, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, पढ़िए। A ray of light passing through the optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens. ये तो वही रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई सीधी चली जाएगी। तीसरा रूल क्या है, A ray of light going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. देखो रूल 1 और 2 3 में कंफ्यूज मत हो। पहला रूल ये कह रहा है कि कोई भी चीज पैरेलल है तो डाइवर्ज तो होगी पर मिलती हुई दिखाई देगी फोकस में, दैट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तीसरा रूल कह रहा है कि कोई भी चीज जो फोकस से निकल रही है वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? पैरेलल है तो फोकस, फोकस है तो पैरेलल है, बस। ध्यान से सुनो, कोई भी मैटर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस में कहीं भी रखा हो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा। ये लिख लो, नेवर एवर कॉन्केव लेंस में देगा रियल इमेज। क्यों? क्योंकि इसका रियल फोकस ही नहीं है ना। तो हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट और छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा कॉन्केव लेंस। कोई डाउट है? 1% भी डाउट है तो पूछ लेना, कुछ भी क्लैरिटी आ रही है पक्का? कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स फॉलो किए और बहुत सारी इमेजेस बनी अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के, ऐसे ही अभी इधर भी बनेगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कंफ्यूजन अब हट रहा है ना मिरर और लेंस का, समझ में आ रही है बातें? गुड, लगा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अब हम कॉन्केव लेंस की इमेजेस देखेंगे। तो कॉन्केव लेंस की इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं देखो। दो ही केस है, कि दूसरा वाला बड़ा अच्छा है, दो ही केस लेके आ रहे हैं। पहला ये है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, मैंने क्या बोला, कहीं भी इमेज बनेगी हमेशा छोटी और वर्चुअल, बट कहां बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अगर इस साइड जा रहे हो ऑप्टिकल सेंटर के तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, इसलिए वर्चुअल बनेगी, डायरेक्ट बनेगी और छोटी बनेगी। अगर इन्फिनिटी पे रख दिया तो फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी और वो भी वर्चुअल और डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? गुड, चलिए यूजर्स क्या है कॉन्केव लेंस के? ऐसी कोई चीज जो छोटी करती हो, ऐसी कोई चीज जो वर्चुअल और सीधी इमेज बनाती है, तो कहां यूज हो सकता है कॉन्केव लेंस? नेक्स्ट वीक। अरे यार, दूर की चीज के लिए अगर कॉन्वेक्स था तो पास के लिए कॉन्केव। जितना ऑब्जेक्ट पास रहेगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट पास होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी भी बनेगी, ठीक है। अब पास की चीज किसी को नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि पास की चीज उसको बहुत बड़ी दिख रही है तो उसको छोटा कर देता है। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस एंड गैलीलियन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के दो लेंस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ये जो है वो छोटा है और कॉन्केव के साथ मिलके ये बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन करके अलग अलग जगह यूज होता है। होटल में जो छोटू सा होल होता है जिससे बाहर का आदमी देखता है वो यही है, ठीक है। कितना बड़ा आदमी इतना छोटू दिखने लगता है वो छोटू से होल से, वो यही है, वो यही है। मतलब कि बच्चे से लगने लग जाते हैं उस होल में, है ना। पावर ऑफ लेंस, क्या है ये पावर ऑफ लेंस बताइए? वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर एक्चुअली, आपको पता भी नहीं चला, जादू हो गया एकदम से। हाँ, पावर ऑफ लेंस क्या है?
अभी आप बात कर रहे थे पावर ऑफ लेंस की, बड़ी सही बात करी है। The power of lens और मैंने आंसर भी दे दिया था। The ratio of sir the reciprocal of the focal length. ये तो फॉर्मूला है यार। तुम में जितनी दम है, अगर तुम लेंस हो, मैं लेंस की दम की बात कर रहा हूँ, लेंस की दम किस बेसिस पे काउंट होती है? तुम्हारे चश्मे का पावर ज्यादा है, मतलब कि उसका वो ज्यादा बड़ा कर पा रहा है चीजों को, ज्यादा क्लियर कर पा रहा है चीजों को, मतलब कि वो ज्यादा कन्वर्ट कर पा रहा है। So the capacity of the lens to converge or diverge. एग्जैक्टली। पावर ऑफ लेंस क्या है? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? So the capacity of the lens to converge or diverge a image. Exactly. It means is nothing but a measure of degree of convergence or divergence. किस चीज का होता है convergence divergence का? वो लाइट के जो उसका फॉर्मूला है, वो बताता है पावर। फॉर्मूला क्या है पावर का? It's the reciprocal of the focal length बस of the light ray. बस or upon Sir, 1 upon f. बस बस कुछ मिसिंग है। Sir, 1 upon focal length in meters. Perfect. 1 upon focal length in meters. Defined as reciprocal reciprocal length in meters. meters मत भूल जाना, जो क्वेश्चन में कराओगे। पावर की यूनिट क्या होती है? डायरेक्ट। ठीक। अब कॉम्बिनेशन, मान लीजिए बहुत सारे लेंसेज रखे हुए हैं और उनसे कुछ बना रहे हो, उसका कंबाइंड पावर कैसे होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो ये कहाँ यूज होता है? जब एक से ज्यादा लेंस आसपास रखे हों, एक के ऊपर एक रखे हैं, तो पावर उनका निकाला जाता है बाय दिस फॉर्मूला, व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। अब नेगेटिव पावर भी हो सकता है, पॉजिटिव पावर भी हो सकता है, एंड जो भी होगा उनका सम कंबाइंड पावर होगा। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? अगर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जॉइंट है तो उनका पावर कॉन्वेक्स लेंस का पावर कुछ तो होगा और कॉन्केव का भी कुछ तो होगा, कंबाइन करते हैं। नहीं अगर जॉइंट जॉइंट हो तो भी कोई बात नहीं, कंबाइंड पावर इज ऑलवेज द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंसेज, डजंट मैटर whether it is concave lens or convex lens, doesn't matter whether it is positive or negative. For example, अगर concave lens का पावर 1 है और तुम्हारे चश्मे का पावर बढ़िया है, तो या तो मैं ज्यादा लेंस का पावर लूंगा या डबल लेंस लगा दूंगा। आ रही है बात? और अगर मुझे कम करना है तो मैं दूसरा लेंस उसके ऊपर लगा दूंगा जो कि कम पावर को, या उसी के ऊपर पावर बढ़ दूंगा। कहते हैं डबल लेंस का चश्मा लग गया, आ रही है वही बात। ठीक है? और कोई डाउट? भैया आ गया? कल जो है हम इस पूरे रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके आइए। और परसों जो है एनसीईआरटी किताब है आपके पास, तो उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करके आइए। तो परसों हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक दिन देर में आपको हम अकेला छोड़ देंगे, कुछ और पूछना पूछ लो, एंड देन यू विल हैव टेस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 20th। ठीक है? मजा आ गया? क्रिस्टल क्लैरिटी है, इतना सभी डाउट तो नहीं है। अब घर जाके सिर्फ आधे घंटे इस चैप्टर को पढ़ लो और 1 घंटे या आधे घंटे रिवाइज कर लो, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डायग्राम्स अच्छे से बना लो, डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। ठीक है? जाइए, एंजॉय कीजिए।